ऑलराइट सो वेलकम एवरीवन, दिस इज योर आदि भाई या फिर आदि भैया। तो मुझे जो भी बुलाते हो, यूजुअली मुझे लोग कुछ भी नहीं बुलाते, बट मैं खुद ही ये नाम तुम्हें देता हूँ। सो रिसेंटली वी हैव हिट 20,000 सब्सक्राइबर्स, तो वो बहुत ही एक अच्छी बात है। एंड उसके अलावा तुम लोगों ने रेडिट पे तो मेरा पूरा मीम बना दिया है, बट दैट इज ऑल्सो कम्प्लीटली ऑल राइट। टुडे वी आर गोइंग टू बी रैपिंग अप मैकेनिक्स बाय कंप्लीटिंग द आइसोटोप ऑफ रोटेशन। इसके बाद तुम पूरी की पूरी मैकेनिक्स कभी भी रिवाइज कर सकते हो इन अंडर 5 to 6 hours फॉर योर जेई मेंस एग्जाम। सो लेट्स गो अहेड एंड बिगिन विद दिस वीडियो राइट अवे। सबसे पहले भाई हम एक आइडिया लेते हैं कि एंगुलर पोजीशन हमारी होती क्या है। तो आज तक हमने बचपन में पढ़ा था हमारे जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी किसी ना किसी के रिलेशन में होता है, राइट। यूजुअली हम क्या बोलते हैं, अगर हम किसी चीज़ की पोजीशन वेक्टर देना चाहते हैं, दैट इज नथिंग बट द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन, राइट। तो क्या होता है कि हम ऐसे ही एक एंगुलर पोजीशन भी डिफाइन करते हैं। एंगुलर पोजीशन क्या होता है कि मान लो मेरा एक पॉइंट पी है यहाँ पे, ठीक है। मैं क्या कर देता हूँ, मैं उसको ज्वाइन कर देता हूँ विथ द ओरिजिन, ठीक है। फिर अगर मैं एक आर्क ऐसे कंप्लीट करता हूँ यूजिंग दिस एज द रेडियस, तो उस आर्क का जो लेंथ है वो एल होता है, ठीक है। अज्यूमिंग दैट इट इज एल, तो मैं थीटा, इस थीटा को लिख सकता हूँ एल बाई आर, एंड दिस थीटा इज नथिंग बट द एंगुलर पोजिशन। एक बार क्विकली मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। होता क्या है, तुम्हारा एक पॉइंट पी है, सबसे पहले तुम उसे ज्वाइन करते हो ओरिजिन के साथ, फिर तुम इसे रेडियस कंसिडर करके इस सर्कल को कंप्लीट करते हो अंटिल इट हिट्स द एक्स एक्सिस। फिर उसके बाद हम इसको आर्क लेंथ, इस आर्क लेंथ को हम अज्यूम कर लेते हैं कुछ एल, एंड ये जो थीटा है, ये थीटा ही हमारी एंगुलर पोजीशन है। तो हमें बचपन से ये पता होता है दैट थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर, और तुम्हें आंसर रेडियन में मिलता है। सो दैट इज व्हाट योर एंगुलर पोजीशन इज। अब बेसिकली हम समझते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो जैसा हमने पहले देखा था कि पहले हम पोजीशन वेक्टर लिखते थे दोनों पॉइंट्स का, और फिर हम पोजीशन वेक्टर्स को सबट्रैक्ट कर देते थे आपस में। सिमिलरली यहाँ पे भी वही चीज़ होती है। हम पहले क्या लेते हैं, मान लो ये पॉइंट तुम्हारा P है, ये Q है। अगर मैं पूछता हूँ व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बिटवीन P एंड Q, व्हाट इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बिटवीन P एंड Q, तो इसका ये मतलब है कि तुम्हें कितना एंगल ट्रैवल करना होगा Q से ताकि तुम P तक पहुंच पाओ, राइट। तो हमें कितना एंगल ये ट्रैवल करना होगा, दैट विल बी नथिंग बट Q2 माइनस Q1। Q2 आए हाय, ओके सॉरी नॉट Q2, थीटा 2। अरे मैं Q2 बोल करके Q2 पे ही आ गया, बट हाँ, कल हमने इतना ज़्यादा Q2 बोला था, कैपेसिटर का लाइव स्ट्रीम था, राइट। सो हाँ ठीक है, कमिंग बैक, थीटा 2 माइनस थीटा 1 ये हो जाता है। नाउ लेट्स गो अहेड एंड मूव फॉरवर्ड। ये सब बहुत बेसिक चीज़ें थी। अब हम समझने वाले हैं कि भाई ये जो एंगुलर वेलोसिटी, इन सब का रिलेशन क्या है विद द लीनियर वेरिएबल्स, राइट। सो वी हैव टू डिफरेंट वेरिएबल्स, एंगुलर वेरिएबल्स एंड लीनियर वेरिएबल्स। लीनियर वेरिएबल्स तुम्हारे क्या होता है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशन, ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर योर लीनियर वेरिएबल्स। एंड फिर हमारी आती है एंगुलर वेरिएबल्स विच इज़ एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, राइट। तो और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, राइट। तो अब देखते हैं कि रिलेशन ऐसा क्या है। तो हमें ये तो पता था भाई, जो हमारी वेलोसिटी होती थी वो दो प्रकार की होती है, एक तुम्हारी एवरेज वेलोसिटी, एक तुम्हारी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या होती थी कि कितना डिस्प्लेसमेंट तुमने ट्रैवल किया है एक पर्टिकुलर इंटरवल में। अगर इसी टाइम इंटरवल डेल्टा टी को मैं टेंड करवा दूँ जीरो पे, इसका क्या मतलब है, मैं बेसिकली लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो कर देता हूँ। मतलब कि ये जो टाइम इंटरवल हम यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे थे, मान लो वो 3 सेकंड का था, अब मुझे सिर्फ और सिर्फ देखना है 0.00001 सेकंड के लिए, तो वो बन जाता है हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, कि उस इंस्टेंट पे उसकी वेलोसिटी कितनी थी। सो दैट इज ds/dt। सिमिलरली हमारा जो एंगुलर वेलोसिटी या फिर ओमेगा होता है, वो भी दो प्रकार का होता है, एक होता है एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, एक होता है इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। एवरेज एंगुलर वेलोसिटी इज डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, विच इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन द गिवन टाइम इंटरवल। अब इसी टाइम इंटरवल डेल्टा टी को टेंड करवा दो जीरो पे, तो वो तुम्हारे इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी बन जाता है। तुम्हें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी होगी, दैट ऑल पॉइंट्स हैव द सेम एंगुलर पैरामीटर्स व्हेन द बॉडी रोटेट्स। अब तुम सोच रहे होगे ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम अज्यूम करते हैं कि ये बॉडी रिजिड है, और तुम एक सेकंड के लिए ये समझो कि अलग अलग होती है। मान लो ये अलग डिस्प्लेसमेंट थीटा ट्रैवल कर रहा है। ये इतना इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि रोटेशन में जब भी तुम्हारा रोलिंग का केस आता है, तो उसमें यही हम लॉजिक यूज़ करने वाले हैं, राइट। तो लॉजिक क्या होता है, लॉजिक तुम्हारे पास इतना है कि मान लो कि ये तुम्हारा एक पॉइंट है, ये तुम्हारा दूसरा पॉइंट है, मैंने इसको रोटेट किया, ठीक है, मैंने इसको रोटेट किया, ये एक एंगल थीटा 1 आगे गया, ये एक एंगल कुछ थीटा 2 आगे गया। अब अगर थीटा 1 एंड थीटा 2 आर नॉट इक्वल, तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो चेंज हो जाएगा। और अगर दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस चेंज हो रहा है, तब तो वो रिजिड बॉडी नहीं है,
क्यों? क्योंकि रिजिड बॉडी की डेफिनेशन ही यही होती है दैट द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स विद इन द बॉडी कैन नॉट चेंज, राइट? तुम लॉजिकली समझो ना, ये अगर θ1 आगे जाता है तो इसको भी θ1 ही आगे जाना होगा सच दैट दैट डिस्टेंस ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है? सो ये इसका एक्सप्लेनेशन होता है। आगे देखते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन। तो इसका भी रिलेशन तुम लीनियर पैरामीटर के साथ देख सकते हो। लीनियर जो तुम्हारी एक्सेलरेशन होती है दैट इज द चेंज इन वेलोसिटी इन द गिवन टाइम इंटरवल, राइट? सो टाइम इंटरवल को जब तुम टेंट करवा दे तो जीरो पे, तो तुम्हें इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन मिल जाता है। सो अगर तुम्हें कभी वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मिलता है, उसे डिफरेंशिएट करने पे तुम्हें इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की एक्सप्रेशन मिल जाती है। सिमिलरली एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन, अल्फा तुम्हारा एंगुलर एक्सेलरेशन होता है, राइट? तो एंगुलर एक्सेलरेशन भी तुम्हारे दो प्रकार के होते हैं, एक होता है तुम्हारा एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन, एक होता है तुम्हारा इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन। तो एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है? द चेंज इन ओमेगा विच इज द चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी इन अ गिवन टाइम इंटरवल। एंड तुम्हारा इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन होता है द चेंज इन ओमेगा डी ओमेगा अपॉन डी टी। सो इफ ओमेगा इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो उसको तुम अगर डिफरेंशिएट करते हो तो दैट विल गिव यू द एक्सप्रेशन ऑफ instantaneous alpha. Let me just go ahead and give you a quick example. So if I have omega as a function of time 3t square minus 69t cube, तो यहाँ पे हमारा अल्फा का इक्वेशन क्या हो जाएगा? इंस्टेंटेनियस अल्फा की एक्सप्रेशन क्या बन जाएगी? वो बन जाएगी 6t minus 3 into 69 into t square. Got it? So pretty simple, right? फिर हमारे पास एक और चीज़ आता है, all the points move in concentric circles about the axis of rotation. कभी भी अगर एक बॉडी रोटेट करती है तो तुम किसी भी एक पॉइंट को लोगे, वो पॉइंट अदर देन द सेंटर, अदर देन जहाँ से एक्सेस ऑफ रोटेशन पास हो रही है, क्योंकि जहाँ से एक्सेस ऑफ रोटेशन पास होती है वो रोटेट नहीं कर सकता है। तुम खुद ही एक सेकेंड के लिए सोचो, राइट? मान लो मेरे पास ये कॉइन है, ठीक है भाई, चुराना उराना मत, मेरे पास बहुत कम पैसे। ये मेरे पास एक कॉइन है, ठीक है? इफ़ दिस इज़ अ कॉइन और इसके सेंटर से मैं ऐसे एक एक्सेस ऑफ रोटेशन पास करता हूँ, ऐसे मैं एक्सेस ऑफ रोटेशन पास कर रहा हूँ, राइट? तो क्या इसका सेंटर रोटेट करेगा? नहीं, सेंटर तो एक पॉइंट है, वो क्यों रोटेट करेगा? बट एवरीथिंग अदर देन द सेंटर स्टार्ट्स टू रिवॉल्व, राइट? स्टार्ट्स टू मूव इन अ सर्कुलर मोशन। और ये सर्कुलर मोशन ऐसी होती है सच दैट इट्स सेंटर इज ऑलवेज द एक्सेस ऑफ रोटेशन। तो इतना हमें क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पे बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस तुम्हें जेईई मेंस 2022 और 2023 में दिखेंगे, जो कि डायरेक्टली इन एक्सप्रेशंस एंड इक्वेशंस से आए हैं, राइट? तो जैसा कि हम 3 इक्वेशंस देखते थे अपने लीनियर मोशन में, वहाँ पे अब एंगुलर मोशन में सेम जो तुम्हारे इक्वेशंस होते हैं वही बस एनालॉजी यूज़ करके तुम डिराइव कर सकते हो। नाउ व्हाट डज दिस मीन? लेट्स गो अहेड एंड सी द 3 इक्वेशंस दैट वी हैड इन लीनियर मोशन. You have v is equal to u plus at, s is equal to ut plus half at square and v square is equal to u square plus 2as. अगर तुम्हें याद हो तो इसे हम सिर्फ तभी यूज़ कर सकते हैं जब तुम्हारी एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट. इफ योर लीनियर एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट देन यू कैन नॉट यूज़ दीज 3 इक्वेशंस, राइट? सिमिलरली ये जो तुम्हारे 3 इक्वेशंस आते हैं ये बस इन्हीं का एनालॉगस फॉर्म है. अब मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे, बट उससे पहले ये समझना, इसको तुम तभी अप्लाई कर सकते हो जब तुम्हारा अल्फा जो है वो कांस्टेंट है. अल्फा क्या है? तुम्हारा अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन होता है. तो बेसिकली तुम्हें क्या करना है? तुम्हें रिप्लेस करना है इनिशियल वेलोसिटी को इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी के साथ, फाइनल वेलोसिटी को फाइनल एंगुलर वेलोसिटी के साथ, एक्सेलरेशन लीनियर एक्सेलरेशन को रिप्लेस करना है तुम्हें एंगुलर एक्सेलरेशन के साथ, एंड लीनियर डिस्प्लेसमेंट को रिप्लेस करना है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के साथ. सब कुछ रिप्लेस करने के बाद मैं तुम्हें पहला इक्वेशन दिखा देता हूँ कैसा बनेगा. सो वी को तुम्हें रिप्लेस करना है ओमेगा फाइनल और यू को ओमेगा इनिशियल प्लस ए को अल्फा एंड टी तो टी ही रहेगा, दोनों में टाइम तो सेम ही रहता है, ठीक है? आगे चलते हैं. अब हम देखते हैं व्हाट इज लाइक द रिलेशन बिटवीन द लीनियर वेरिएबल्स एंड द एंगुलर वेरिएबल्स. तो अभी तक हमने बचपन में ये पढ़ा था, जो हमारा थीटा है, थीटा जो हमारा रेडियंस में आता है, दैट इज नथिंग बट द आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, राइट? अब मान लो मैं ऐसा बोलता हूँ कि हमारे पास एक ऐसा पॉइंट है, ये पॉइंट क्या करता है? ये एक एंगल थीटा अबाउट द सेंटर ट्रैवल करता है, ठीक है? ये एक एंगल ऐसे थीटा ट्रैवल करता है अबाउट द सेंटर. इफ दिस इज द रेडियस एंड इफ दिस इज द आर्क लेंथ, इस थीटा को क्या मैं लिख सकता हूँ? दैट थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर. आर को मैं दूसरे तरफ भेज दूंगा तो आर थीटा इज इक्वल टू एल. ये एल क्या है? ये एल को ध्यान से देखो, ये एल है क्या? ये एल है टोटल डिस्टेंस. ध्यान से, इट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड, राइट? इट इज द टोटल डिस्टेंस दैट इज ट्रैवल्ड बाय दिस बॉल, ठीक है? फिर इसको मैं अगर मान लो डिफरेंशिएट करता हूँ विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, रेडियस तो कांस्टेंट ही रहेगा, तो
थीटा को डिफरेंशिएट करूंगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट विल बिकम डी थीटा अपॉन डी टी, दैट इज नथिंग बट ओमेगा. सो आर ओमेगा, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा. ठीक है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा. और यहाँ पे अगर तुम ध्यान से देखोगे, ये जो v है तुम्हारा, ये जो v है, दिस इज नथिंग बट योर स्पीड. ठीक है, दिस इज नथिंग बट योर स्पीड. गॉट इट. सो ऐसे ही ऐसे चीज़ें काम करती हैं. ऑल राइट, दिस इज हाउ थिंग्स वर्क. तो तुम क्या करते हो, एस इज इक्वल टू आर थीटा, एक बार डिफरेंशिएट करो तुम्हें मिल जाएगा v इज इक्वल टू आर ओमेगा. एक और बार डिफरेंशिएट करो, ए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जिसकी हम बात किए थे इन Newton's laws of motion. So if you haven't seen that, make sure you guys go ahead and see that as quick as possible. So जो तुम्हारी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होती है, दैट इज आर टाइम्स अल्फा, वेयर अल्फा इज व्हाट, वेयर योर अल्फा इज एंगुलर एक्सेलरेशन. टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं, टाइम पीरियड इज 2 पाई बाई ओमेगा. तो ध्यान से सोचो एक सेकेंड के लिए, मैं तुम्हें ये बोल रहा हूँ दैट कोई एक बॉडी है जो थीटा एंगल पर सेकेंड ट्रैवल कर रही है. ठीक है, देयर इज अ बॉडी दैट इज ट्रैवलिंग थीटा एंगल पर सेकेंड. ठीक है, तो 2 पाई ट्रैवल करने में उसको कितना टाइम लगेगा, 2 पाई अपॉन थीटा. अब मैं ये बोल रहा हूं दैट देयर इज अ बॉडी दैट इज ट्रैवलिंग ओमेगा एंगल पर सेकेंड. तो टोटल 2 पाई एंगल होता है सर्कल में, तो 2 पाई ट्रैवल करने में उसे कितना टाइम लगेगा, 2 पाई बाई ओमेगा. अब लॉजिकली भी हम एक और वे से इसे प्रूव कर सकते हैं. अगर मान लो तुम लीनियर मोशन में ज़्यादा कंफर्टेबल हो तो उससे भी हम प्रूव कर सकते हैं. लेट्स गो अहेड एंड डू दैट. तो इस बॉल को टोटल यहाँ पे ट्रैवल करना है कितना, 2 पाई आर, और वेलोसिटी को मैं v मान लेता हूँ, मतलब वेलोसिटी क्या, स्पीड को मैं v मान लेता हूँ. ठीक है, स्पीड को मैंने v मान ली. अब मैं क्या करता हूँ, मुझे ये पता है v इज इक्वल टू आर ओमेगा, राइट. सो कैन आई राइट दैट r बाई वी इज नथिंग बट ओमेगा, और r बाई वी का टर्म तो यहाँ पे है. तो ये बेसिकली क्या बन जाता है, ये बेसिकली क्या बन जाता है, सॉरी, r बाई वी इज 1 बाई ओमेगा, तो ये बन जाता है 2 पाई बाई ओमेगा. ठीक है, तो अगर तुम कंफर्टेबल हो लीनियर मोशन में तो उससे भी तुम डिराइव कर सकते हो, एंड इफ़ यू आर कंफर्टेबल इन एंगुलर मोशन तो उससे भी तुम निकाल सकते हो. तो ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है वैसे. अब हम थोड़ा बहुत बात करने वाले टॉर्क के बारे में. अभी तुम सोच रहे होगे कि हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात क्यों नहीं की एंड ऑल ऑफ दैट. सो डू नॉट वरी अबाउट दैट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी कवर्ड वेरी वेरी थरली आगे ही, राइट. सो डोंट वरी अबाउट दैट. अभी टॉर्क को पहले समझो, बिकॉज टॉर्क को समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राइट. सो टॉर्क बेसिकली क्या होता है, जो तुम्हारा लीनियर फोर्स होता था अब वो एक टॉर्क बन जाता है. टॉर्क इज नथिंग बट द मोमेंट ऑफ फोर्स, राइट. जैसे तुम्हारा मास इनर्शिया होता है, तो व्हेन वी कम टू रोटेशन वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बन जाता है. सिमिलरली जो फोर्स तुम्हारा लीनियर में होता था अब वो मोमेंट ऑफ फोर्स बन जाता है, विच इज़ नथिंग बट टॉर्क. तो अब हम देखने वाले टॉर्क होता क्या है, राइट. पहले हम ये समझते कि मान लो एक दरवाज़ा है, ठीक है, और तुमने भाई बोला दया दरवाज़ा तोड़ो. ठीक है भाई, अब पता नहीं क्यों दया को दरवाज़ा तोड़ने बोला जा रहा है, बट हमने बोला दया भाई दरवाज़ा तोड़ो. अब भाई दया भाई यहाँ से दरवाज़ा तोड़ेगा तो भाई दया भाई खुद टूट जाएगा, राइट. बट अगर दया भाई यहाँ से दरवाज़ा तोड़ता है तो टूट जाएगा भाई, है ना, सही है. अब देखो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि क्या होता है, जितना दूर तुम फोर्स लगाते हो, एक्सेस ऑफ रोटेशन क्या होती है, एक्सेस ऑफ रोटेशन इज द पॉइंट जहाँ पे बॉडी हिंज्ड है, जिसके अबाउट बॉडी रोटेट कर सकती है. फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या किया, मैं बोल रहा हूँ ये मेरा एयरपॉड्स है, ठीक है, फ्लेक्स नहीं कर रहा हूँ, बस है, ठीक है. अब मैं बस बोल रहा हूँ दैट ये जो एयरपॉड है वो कुछ ऐसे ऐसे रोटेट कर सकता है, ठीक है. कैसे, इट कैन गो फ्रंट लाइक दिस और बैक लाइक दिस, लाइक अ डोर, राइट. तो किस एक्सिस के अबाउट इसके सारे पॉइंट्स सर्कुलर मोशन में जा रहे हैं, इस एक्सिस के अबाउट. क्योंकि तुम ध्यान से देखो, अगर मान लो ये आगे जा रहा है ऐसे, इफ इट इज ओपनिंग लाइक दिस, तो सेंटर को देखो, सेंटर अगर टॉप व्यू से देखोगे तो इट इज मूविंग इन अ सर्कुलर मोशन. तो सिमिलरली एक डोर को भी अगर तुम अच्छे से एनालाइज करते हो तो ये वाला जो पॉइंट है वो कुछ ऐसे सर्कल में घूमेगा. अगर डोर 360, भाई कोई 360 डोर क्यों ही बनाएगा, बट तुमने कहीं कहीं देखा होगा अमीर शहरों में ऐसा होता है, 360 डोर होते हैं. मान लो कि ये तुम्हारा पॉइंट है, इसको तुम घुमा रहे हो, इसको तुम पुश करोगे इस डोर को, तो ये पॉइंट भी ऐसे पीछे पीछे घूमते हुए आएगा, ठीक है. एंड द सर्कुलर मोशन इज अबाउट दिस लाइन. इस लाइन के अबाउट क्यों हो रहा है, क्योंकि तुमने ऐसे ही डोर को बनाया, तुमने हिंज किया है इसके अबाउट, तो रोटेट इसी के अबाउट करेगा, ठीक है. तो इतना हमें समझ में आ चुका है. तो जितना दूर तुम फोर्स लगाते हो फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन उतना ही आसान होता है किसी चीज़ को रोटेट करना. तो अब देखते हैं यहाँ पे, तो टॉर्क क्या होता है, टॉर्क इज नथिंग बट आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर. आर वेक्टर क्या होता है, मान लो तुम किसी एक पॉइंट पे, मान लो यहीं पे मैं फिर से एक बार एग्जांपल लेता हूँ, मान लो कि तुम यहाँ पे इस नॉब पे फोर्स लगा रहे हो, ठीक है, फोर्स सीधा लगा रहे हो, ठीक है, सीधा तुम फोर्स लगा रहे हो, यू आर पुटिंग फोर्स समथिंग लाइक दिस, यू आर अप्लाइंग फोर्स लाइक दिस. तो ये आर वेक्टर इज नथिंग बट द डिस्टेंस
द डिस्टेंस बिटवीन the axis of rotation and the point of application of that force. Point of application of force ये है, axis of rotation ये है, so ये बन जाएगा तुम्हारा r वेक्टर. So r वेक्टर यहाँ से यहाँ तक होता है. अब फोर्स मान लो तुम कुछ ऐसे लगा रहे हो, ठीक है, तो अब बस तुम्हें इन दोनों का डॉट कर देना होगा, सॉरी तुम्हें इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करना होगा, ठीक है. क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं? r क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ, मतलब टॉर्क नीचे की तरफ लग रही है, ठीक है. बहुत लोग सोचते हैं टॉर्क क्लॉकवाइज होती है, एंटी क्लॉकवाइज होती है, हाँ वो होती है, बट टॉर्क की डायरेक्शन कैसे निकालते हो? आर क्रॉस एफ. तो तुम ध्यान से देखो, टॉर्क अगर आर क्रॉस एफ है तो क्रॉस प्रोडक्ट हमें बचपन से निकालने आता है. इसका एसेंशियल मीनिंग ये है दैट डोर पे अगर तुम इस पॉइंट पे फोर्स ऐसे लगाते हो, एफ कॉस थीटा इसका ये वाला कंपोनेंट होगा, तो अगर तुम ये वाला फोर्स लगा रहे हो तो क्या ये इसको रोटेट करेगा? नहीं, ये इसको आगे खींचेगा. फॉर एग्जांपल तुम ये सोचो, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है. अगर मैंने दरवाजे को यहाँ से खींचा, ठीक है, मैं दरवाजे को खींच रहा हूँ, दरवाजा तो टूट जाएगा, फिर मम्मी तुम्हें तोड़ देगी, ठीक है, बट दरवाजा टूट जाएगा, है ना. इट विल जस्ट बी पुल्ड, ठीक है. ये इधर उधर आगे पीछे नहीं करेगा दरवाजा, ये पूरा खिंच जाएगा, है ना. इट विल जस्ट स्टार्ट ब्रेकिंग फ्रॉम हियर, राइट. तो वो क्यों नहीं घूम रहा है? क्योंकि ये वाला component, the component along the r vector, is it along the r vector? Yes, it is along the r vector. So the component along the r vector does not cause rotation. The component perpendicular to r vector causes rotation. तो ये हो जाता है तुम्हारा r into f sin थीटा. कभी कभी दिमाग भी तुम्हें लगाना होगा. अगर मान लो जेई एडवांस वाले बहुत स्मार्ट बन रहे हैं, उन्होंने ये थीटा दे दिया, तो क्या करोगे? ये हो जाएगा r into f cos थीटा. तुम्हें दिमाग लगाना है. दिमाग तुम्हें ये देखना है कि एंगल दिया कौन सा वाला है, ठीक है. बार बार ये परपेंडिकुलर ही होना चाहिए इसके, बस वो ध्यान रखना, ठीक है. तो इतना हमें समझ में आ गया. एक और चीज़ देख लेते हैं कि अगर तुम टॉर्क को बढ़ाना है तो या तो तुम डिस्टेंस ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स बढ़ा दो, या तो तुम फोर्स की मैग्नीट्यूड बढ़ा सकते हो, या तो ये जो एंगल है उसको तुम चेंज कर सकते हो. तो एंगल ये क्या है? एंगल का ये मतलब है दैट तुम जितना इसको परपेंडिकुलर के करीब लाते रहोगे, जितना ये करीब होगा, अगर तुमने मान लो फोर्स को ऐसे अप्लाई किया तो थोड़ा सा कंपोनेंट एफ कॉस थीटा वेस्ट हो रहा है इसका, ठीक है. लाइक मैग्नीट्यूड तो इसकी एफ ही है, तो एफ कॉस थीटा इसमें से उड़ा दो, ठीक है. एफ कॉस थीटा इसमें से उड़ा दो. क्यों? क्योंकि भाई वो वाला पार्ट वेस्ट होते जा रहा है. तो जितना ज़्यादा ये परपेंडिकुलर के पास होगा, उतना ही ज़्यादा ये परपेंडिकुलर को कंट्रीब्यूट करेगा, मतलब उतना ही ज़्यादा टॉर्क लगेगा. मूविंग फॉरवर्ड, लेट्स गो एट एंड टॉक अबाउट टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया. तो बचपन में हमने देखा था F इज इक्वल टू ma. वैसे ये होता नहीं है, F इज इक्वल टू dp अपॉन dt, बट सिंस हम ज़्यादा वेरिएबल मास के बारे में बात नहीं करते तो हम अज्यूम करते हैं दैट F इज इक्वल टू ma. हम क्या कर देते हैं? फोर्स को विल रिप्लेस फोर्स एज टाउ, ठीक है, विच इज़ टॉर्क, एंड विल रिप्लेस मास एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंड विल रिप्लेस a एज अल्फा, राइट. और ये जो आई है तुम्हारा, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसको हम आगे डिस्कस करने वाले, तो टेंशन मत लो. सबसे पहले हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बात करने वाले हैं फॉर JEE एडवांस. ये आता है कॉन्सेप्ट ऑफ टॉपलिंग, राइट. टॉपलिंग पे मैंने बहुत ही एक अच्छा वीडियो बनाया हुआ है, उसका नाम है आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर. तुम एक बार बस चैनल पे जाना और सर्च फॉर टॉपलिंग. इट्स लाइक द हाईएस्ट 4K वीडियो यू हैव एवर सीन. इट्स ब्यूटिफुल, एंड उसमें तुम्हें JEE एडवांस के क्वेश्चन को लेकर के आई हैव एक्सप्लेन्ड सर्टेन I have explained the concept behind toppling. तो JEE Advanced 2020 में एक क्वेश्चन आया था. So go ahead and check that video out. That will teach you a lot about toppling. तो अगर तुम्हें कभी भी दिया जाता है, JEE मेंस में तो ये तुम्हें कभी नहीं पूछने वाला है, बट सिंस आई थॉट इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड आई डू नॉट वांट एनीथिंग मेजर टू बी मिस्ड आउट, सो आई एम मेंशनिंग इट ओवर हियर. तो अगर तुम्हें कभी भी एक बॉडी को इक्विलिब्रियम में चाहिए, तो उस पर जो नेट फोर्स है वो तो जीरो होना ही चाहिए, साथ साथ नेट टॉर्क भी जीरो होना चाहिए. सो कभी कभी वो क्या बोल देते, कभी कभी वो तुम्हें ऐसा बोल देते कि तुम्हारे पास ऐसा एक सूटकेस रखा हुआ है, ठीक है, जो भी है, फिर तुमने एंगल थीटा बढ़ाते गए, ठीक है. सो व्हाट इज द मैक्सिमम एंगल थीटा सच दैट द बॉडी फर्स्ट स्टार्ट्स टू मूव. तो तुम सोचोगे कि अरे ये तो सिर्फ mg साइन थीटा और फ्रिक्शन की वजह से मूव कर सकता है. नहीं, फर्स्ट स्टार्ट्स टू मूव का ये भी मतलब है कि ये टॉपल कर सकता है. तो टॉपलिंग वाला केस ज़रूर देख लेना, बहुत अच्छे से 20 मिनट्स या फिर 30 मिनट्स में मैंने पढ़ाया है, प्लीज़ उसे देख लेना. कमिंग बैक, अब हम बात करने वाले हैं एंगुलर मोमेंटम के बारे में. तो जब हमने बचपन में सीखा था लीनियर मोमेंटम के बारे में, तो लीनियर मोमेंटम कब कंजर्व हम कर सकते थे? लीनियर मोमेंटम हम सिर्फ और सिर्फ तभी कंजर्व कर सकते थे व्हेन देयर वाज नो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, या फिर उस पर्टिकुलर बॉडी पे. सिमिलरली एंगुलर मोमेंटम को सिर्फ और सिर्फ तुम तभी कंजर्व कर सकते हो व्हेन देयर इज नो नेट टॉर्क दैट इज एक्टिंग ऑन द सिस्टम और द बॉडी, राइट. प्रीटी सिंपल. अब हम देखने वाले हैं कि हमारा जो एंगुलर मोमेंटम है ना, वो दो रीजंस की वजह से अराइज करती है. एक बॉडी की रोटेशन और एक बॉडी की मूवमेंट. कभी भी अगर तुम एंगुलर मोमेंटम निकाल रहे हो तो वो किसी एक पॉइंट के अबाउट तुम निकालते हो,
ठीक है, इफ यू एवर फाइंड द एंगुलर मोमेंटम यू फाइंड इट अबाउट अ पॉइंट. सो लेट्स जस्ट से वी टेक दिस एग्जांपल. ऐसा केस आई थिंक पहले भी जेई एडवांस में पूछा गया है. सो अब तुम सोच रहे हो कि ये इतना जेई एडवांस क्यों है, ये वाजंट दिस सपोज्ड टू बी फॉर जेई मेंस. यस, दिस इज सपोज्ड टू बी फॉर जेई मेंस, बट मैं हमेशा बिलीव करता हूँ दैट you need to have that certain level of understanding in physics to actually score 9500 marks in your JEE mains physics, and JEE advanced में भी 80 plus लाना ऐसे ही बनता है. You need to have your fundamentals very clear. So तुम्हारे दो वजह से एंगुलर मोमेंटम अराइज करता है. फर्स्ट इज द रोटेशन ऑफ द बॉडी एंड द सेकंड इज द मूवमेंट ऑफ द बॉडी. सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एंगुलर मोमेंटम किसी एक पॉइंट के अबाउट होता है. तो हम मान लो इस ओरिजिन के अबाउट इसकी एंगुलर मोमेंटम लिखना चाह रहे हैं. तो ये जो बॉडी है ये रोटेट भी करता जा रहा है और ये आगे भी मूव करता जा रहा है. तो हम इसकी एंगुलर मोमेंटम को कैसे लिखेंगे? सबसे पहले एंगुलर मोमेंटम का जो रोटेशनल कंपोनेंट है वो आई ओमेगा हो जाता है. जैसे बचपन में हमने देखा था एम वी, वैसे ही एम को रिप्लेस कर दो आई से, वी को रिप्लेस कर दो ओमेगा से. ठीक है, वो हो गया तुम्हारा रोटेशनल कंपोनेंट. अब तुम्हारा ट्रांसलेशनल कंपोनेंट क्या हो जाता है? ट्रांसलेशनल कंपोनेंट तुम्हारा होता है जो तुम बचपन से पढ़ते आ रहे हो, दैट इज आर क्रॉस पी. आर क्रॉस पी सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट का तुम देख सकते हो, राइट. आई ओमेगा पूरे सिस्टम की देखी जाती है, वेयर एज आर क्रॉस पी सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट की देखी जा सकती है. तो वो पॉइंट हम कौन सी चूज करते हैं? सेंटर ऑफ मास. इसीलिए हमने सेंटर ऑफ मास पढ़ा था. तो लेट मी जस्ट गो एड एंड क्विकली समराइज दिस, राइट. ये आर क्रॉस पी क्या होता है? सबसे पहले एक बार वो समझ लेते हैं, फिर समराइज कर दूंगा. सो आर क्रॉस पी, अगेन आर इज नथिंग बट जहां से तुम जिसके रिस्पेक्ट में लिखना चाह रहे हो एंगुलर मोमेंटम, उसको ज्वाइन कर दो तुम जिस पॉइंट का एंगुलर मोमेंटम लिखना चाह रहे हो उससे. ठीक है, वो बन जाता है तुम्हारा आर वेक्टर. और पी वेक्टर क्या है? मोमेंटम वेक्टर. तो उसकी जो भी मोमेंटम है उसको ऐसे कर दो. अब इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लोगे. इन दोनों का जब तुम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हो, व्हेन यू टेक द क्रॉस प्रोडक्ट, यही आर को मैंने आगे थोड़े से शिफ्ट कर दिया, ये एंगल थीटा है. इन दोनों का जब तुम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हो तब जा करके तुम्हें मिलता है द ट्रांसलेशनल कॉम्पोनेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम. ठीक है, एक बार क्विकली फिर से समझ लेते हैं. अगर तुम्हारे पास कोई एक बॉडी है दैट इज रोटेटिंग एंड मूविंग फॉरवर्ड, तो उसके दो कंपोनेंट होते हैं एंगुलर मोमेंटम के. एक होता है रोटेशनल कंपोनेंट, एक होता है उसका ट्रांसलेशनल कंपोनेंट. अगर तुम्हें कभी भी किसी भी बॉडी की एंगुलर मोमेंटम लिखनी होती है, दैट इज ऑलवेज एंड ऑलवेज अबाउट अ पॉइंट. किसी भी एक पॉइंट के अबाउट तुम एंगुलर मोमेंटम लिखते हो. एक और चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, दैट एंगुलर मोमेंटम अगर कंजर्व्ड है तो वो दुनिया के किसी भी पॉइंट के अबाउट कंजर्व्ड होती है. अगर मैं इसे पॉइंट ना लेकर के ये लेता या फिर ये लेता या फिर ये लेता, कंजर्व हमेशा रहेगी. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ इक्वल रहेगी, मैं ये बोल रहा हूँ कंजर्व हमेशा रहेगी. एंगुलर मोमेंटम अगर नेट टॉर्क नहीं लग रहा है तो एंगुलर मोमेंटम विल बी कंजर्व्ड अबाउट एनी पॉइंट. तो फिर से एक बार समराइज कर लेते हैं. तो एंगुलर मोमेंटम के तुम्हारे दो डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं. एक जो उसके रोटेशन की वजह से आती है और एक जो उसके ट्रांसलेशन की वजह से आती है. तो हम बेसिकली हमेशा एक पॉइंट के अबाउट देखते हैं. तो यहाँ पे हम ओरिजिन ले लेंगे. ओरिजिन को लेने के बाद एक तो सबसे पहले आई ओमेगा इसका रोटेशनल कंपोनेंट हो जाएगा. एंड फिर हम देखते हैं इसकी मोमेंटम क्या है. इसकी मोमेंटम ऐसी कुछ होती है, हम इसको ज्वाइन करते हैं, इससे ये आ जाता है आर वेक्टर. फिर इन दोनों का क्रॉस करके हमें मिल जाता है ट्रांसलेशनल कंपोनेंट. फिर इन दोनों का सम हमें मिल जाता है द एंगुलर मोमेंटम. अब एक और एग्जांपल बस लास्ट में तुम्हें देना चाहता हूँ. लेट्स जस्ट से दैट तुम्हारे पास एक ये पॉइंट है और ये बॉडी है जो ऐसे मूव कर रही है. ठीक है, तो इसकी हम एंगुलर मोमेंटम कैसे लिखेंगे? सिंस यहाँ पे कोई रोटेशन नहीं हो रहा है, सिंस इट्स अ पॉइंट, क्या ये रोटेशन होगा? सो हम इसको ज्वाइन करते हैं, ये बन जाता है तुम्हारा आर वेक्टर. इस आर वेक्टर को आगे स्ट्रेच कर दो, ये एंगल थीटा बन जाता है. आर वी एंड आर क्रॉस पी से तुम इसे लिख सकते हो. यहाँ पे कोई रोटेशन नहीं हो रहा है तो तुम यहाँ पे डायरेक्टली आर क्रॉस पी से लिख सकते हो. ठीक है, आई थिंक वी अंडरस्टूड दिस प्रीटी वेल. सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था बिकॉज यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस, राइट. अब आता है हमारा एंगुलर मोमेंटम एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया. ठीक है, तो उसमें कुछ नहीं, एल इज इक्वल टू आई ओमेगा प्रोवाइडेड दैट द बॉडी कैन रोटेट. ठीक है, हमेशा नेसेसरी नहीं है कि बॉडी भाई ट्रांसलेट भी करे. हो सकता है वो कभी कभी सिर्फ रोटेट कर जाए, हो सकता है कभी कभी वो सिर्फ ट्रांसलेट करे. जैसे पॉइंट मास मूविंग वाले केस में वो रोटेट नहीं कर सकती है, और जैसे हिंज्ड वाले केस में वो ट्रांसलेट नहीं कर सकती. लाइक फॉर एग्जांपल इफ आई हैव अ रॉड समथिंग लाइक दिस, यहाँ पे मैंने आकर के बॉल लेकर के मार दिया इस पर, तो ये ट्रांसलेट थोड़ी ना करने लगी. क्या दीवार लेके थोड़ी ना उड़ जाएगी भाई, है ना? उतना हमें समझ में आता है. चलो अब आगे देखते हैं. अब हम कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के बारे में क्विकली बात करने वाले हैं. तो मोर और लेस मैंने इसका आइडिया ऑलरेडी दे दिया है. सो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कैन ओनली बी कंजर्व्ड इफ नो नेट टॉर्क इज एक्टिंग ऑन द बॉडी. इफ द नेट टॉर्क इज इक्वल टू जीरो,
तभी तुम ये बोल सकते हो दैट द इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम. एंड आई जस्ट गो हेड एंड गिव यू एन एग्जाम्पल, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हम आगे देखने वाले हैं और ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं. तो लेट्स जस्ट से यू हैव अ हिंज्ड रॉड समथिंग लाइक दिस एंड यू हैव अ बॉल दैट इज कमिंग विथ एन इनिशियल वेलोसिटी v. इसके बाद क्या हो जाता है, इसके बाद भाई ये जो बॉल है ये आ करके इस पर चिपक जाती है. ठीक है, तो इसका हम कैसे लिखने वाले हैं, हाउ विल वी राइट दी एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस, ये तुम्हें आगे पता चलेगा जो कि एक क्वेश्चन में, क्योंकि अगर मैं यहीं पे बता दूंगा तो तुम आंसर वहाँ पे सॉल्व कर लोगे. ठीक है, सो या नाउ लेट्स गो अहेड एंड टॉक अबाउट द एंगुलर इम्पल्स. तो पहले हमने बचपन में ये भी देखा था दैट एफ इज इक्वल टू डी पी अपॉन डी टी. हम ये लिख सकते थे फ्रॉम द सेकंड लॉ ऑफ मोशन, राइट. सो वी वर एबल टू राइट दिस प्रिटी सिंपल स्टफ, राइट. अब मैंने क्या किया था, मैंने डी टी को दूसरे तरफ भेज दिया था और मुझे ये पता था दैट द चेंज इन मोमेंटम इज द लीनियर इम्पल्स. अब एंगुलर इम्पल्स एग्जैक्टली सेम वे में ऑपरेट करता है, तो तुम टाउ को डी एल अपॉन डी टी लिख सकते हो. यहाँ पे एल तुम्हारा क्या है, एंगुलर मोमेंटम. द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज नथिंग बट योर टॉर्क. तो तुमने डी टी को उस तरफ भेज दिया, तो इंटीग्रल डी एल तुम्हारा नथिंग है, बट इंटीग्रल डी एल इज नथिंग बट द चेंज इन एंगुलर मोमेंटम. एंड द चेंज इन एंगुलर मोमेंटम को ही हम एंगुलर इम्पल्स बोलते हैं. या तो तुम इसको डिनोट कर सकते हो डेल्टा एल के साथ, या तो तुम इसको डिनोट कर सकते हो जे के साथ. एंगुलर इम्पल्स इज चेंज इन एंगुलर मोमेंटम. आगे चलते हैं, अब हम बात करने वाले हैं द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रिजिड बॉडी विच इज रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस. सो लेट्स जस्ट क्विकली टॉक अबाउट दिस. इससे पहले मुझे देखना तो आगे वाले स्लाइड में क्या है. ऑलराइट, सो काइनेटिक एनर्जी के बारे में हमें कुछ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें समझनी होंगी. मान लो हमारे पास एक बॉडी है और वो जो बॉडी है वो सिर्फ और सिर्फ रोटेट कर रही है. ऑलराइट, सो वी हैव टू डिफरेंट केसेस. पहला वाला केस जहाँ पे बॉडी सिर्फ रोटेट कर रही है, दूसरा वाला केस जहाँ पे बॉडी रोटेट तो कर भी रही है बट आगे भी मूव कर रही है. राइट, सो व्हेन द बॉडी इज ओनली रोटेटिंग, तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर हो जाता है. ओमेगा तुम्हारा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, एंड आई तुम्हारा क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया. मैं बहुत ज़्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोल रहा हूँ, आई नो, बट आगे तुम्हें अच्छे से सब कुछ समझ में आ जाएगा, उसकी टेंशन मत लो. इसकी तुम डेरिवेशन भी देख सकते हो. इसकी डेरिवेशन ऐसी होती है, बहुत सिंपल होती है. तो तुम क्या बोलते हो दैट सिंस तुम्हें काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, तो इस पूरे चीज़ की काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, तो मैं कोई एक छोटा सा मास डी एम ले लेता हूँ. ठीक है, सिंस इट इज़ रोटेटिंग लाइक दिस, तो भाई ये भी एक कंसेंट्रिक सर्कल में ऐसे ऐसे रोटेट करेगा सच दैट इसका सेंटर ये है. इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, आर ओमेगा इसकी वेलोसिटी होगी. आर ओमेगा इसकी वेलोसिटी क्यों होगी, क्योंकि भाई ये हमने सर्कुलर मोशन में पढ़ा था, जा करके वहाँ से देख लेना. ठीक है, वैसे तुम्हें भी पता है वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, ये अभी जस्ट हमने डिराइव किया था, बिकॉज आर थीटा इज इक्वल टू एल एंड डिफ्रेंशिएट करके तुम्हें ये मिल जाता है. राइट, सो ज़्यादा कुछ उसमें है भी नहीं डिराइव करने का. राइट, तो ये मुझे पता है दैट ये जो डी एम है मेरा, उसकी जो वेलोसिटी है वो आर ओमेगा है. अगर मैं कोई डी एम यहाँ पर भी लेता हूँ तो उसकी जो वेलोसिटी होगी वो आर ओमेगा होगी, बट यहाँ पे जो आर है वो डिफरेंट है. ठीक है, यहाँ पे जो आर है वो डिफरेंट है. गॉट इट. सो हम क्या कर रहे हैं, हम बेसिकली इसको समेशन के अंदर डाल रहे हैं. राइट, तो ये आ जाता है हाफ एम वी स्क्वायर. राइट, समेशन हाफ एम वी स्क्वायर. हम छोटे छोटे ऐसे पार्टिकल्स लेते जा रहे हैं, हाफ एम वी स्क्वायर करते जा रहे हैं. मुझे ये पता है वी स्क्वायर का मैं लिख सकता हूँ आर ओमेगा, वी स्क्वायर का मैं लिख सकता हूँ आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर. सो ओमेगा तो कांस्टेंट होती है पूरी बॉडी के लिए, तो मैं उसको समेशन से बाहर निकाल सकता हूँ. सो समेशन हाफ एम आर स्क्वायर, ओ ये तो कहीं देखा गया है, ये हमने देखा था भाई. समेशन एम आर स्क्वायर हमने देखा था भाई, ये क्या है, दिस इज नथिंग बट मोमेंट ऑफ इनर्शिया. ऑफ कोर्स तुमने अभी तक नहीं देखा होगा इफ यू हैवंट स्टडीड दिस बिफोर, बट या समेशन एम आर स्क्वायर इज नथिंग बट योर मोमेंट ऑफ इनर्शिया. ये ओमेगा स्क्वायर बाई 2, सो आई ओमेगा स्क्वायर बाई 2 तुम्हारे यहाँ से डिराइव हो जाता है. बट तुम्हें यहाँ से पिकअप करना सिर्फ एक ही चीज़ है, दैट व्हेन द बॉडी इज ओनली रोटेटिंग, तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर इज द काइनेटिक एनर्जी. नाउ इफ द बॉडी इज रोटेटिंग एज वेल एज मूविंग फॉरवर्ड, ठीक है, इफ द बॉडी इज रोटेटिंग एज वेल एज मूविंग फॉरवर्ड, तो वहाँ पे हाफ आई ओमेगा स्क्वायर तो आएगा ही, बट उसके साथ एक और कॉम्पोनेंट आएगा विच इज द ट्रांसलेशनल वाला कॉम्पोनेंट, दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर. वी इज नथिंग बट द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास. गॉट इट. सो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर. ठीक है, प्रेटी सिंपल. ऑलराइट, अब चलो, अब हम देखने वाले हैं व्हाट इज द पावर डिलीवर्ड और द वर्क डन बाय अ टॉर्क. दिस इज ऑल्सो प्रीटी सिंपल. हमें ये पता है दैट वर्क डन पर यूनिट टाइम इज पावर, और इस वर्क डन को मैं काइनेटिक एनर्जी की भी चेंज लिख सकता हूँ. द चेंज इन वर्क डन, या फिर द वर्क दैट इज डन, उसको मैं काइनेटिक एनर्जी के भी फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, बिकॉज वर्क इज नथिंग बट एनर्जी. ठीक है, so if I can write dw upon dt is equal to power, I can also write that as dk upon dt, where k is the kinetic energy. ठीक है, तो मैं उसको फिर डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये आ जाता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर
और इस पूरे चीज़ को डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो भाई हाफ आई को तो तुम बाहर ही निकाल लो, डी ओमेगा अपॉन डी टी, ठीक है। तो ओमेगा स्क्वायर को तुम लिख सकते हो ओमेगा इंटू ओमेगा, ठीक है, ओमेगा इंटू ओमेगा, और इसको तुम डिफ्रेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। सो व्हाट यू गेट इज आई अल्फा इंटू ओमेगा विच इज़ टाउ ओमेगा। अगर तुम्हें इतनी चीज़ याद नहीं करनी है तो मैं सिंपल से तुम्हें ये बता देता हूँ। मुझे ये पता है दैट पावर जब लीनियर वाला था दैट वाज एफ डॉट वी, एफ वेक्टर डॉट वी वेक्टर, राइट। तो यहाँ पे भी जो तुम्हारा पावर है दैट इज टाउ वेक्टर डॉट ओमेगा वेक्टर, ठीक है, गॉट इट। सो प्रिटी सिंपल। जो हमारा पहले हमने देखा था ना लीनियर मोशन में, तुम्हारा पावर इज एफ इंटू वी, सिमिलरली यहाँ पे भी पावर तुम रिप्लेस कर दो, एफ को तुम जहाँ पे भी तुम्हें फोर्स दिखता है उसको टाउ के साथ रिप्लेस कर सकते हो, जहाँ पे भी वेलोसिटी दिखता है उसको तुम एंगुलर वेलोसिटी के साथ रिप्लेस कर सकते हो, ठीक है। सो दैट्स एन ईजी वे टू रिमेंबर। फाइनली अब आते हैं हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होती है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेसिकली टेल्स अस हाउ ईजी इट इज़ टू रोटेट अ बॉडी, या फिर कितना डिफिकल्ट होता है कोई रोटेटिंग बॉडी को रोकना। दिस इज नथिंग बट योर इनर्शिया ओनली। जैसे तुम्हारा लीनियर इनर्शिया होता था, लीनियर मोशन में इनर्शिया होता था, हाउ डिफिकल्ट वॉज इट टू गेट अ बॉडी मूविंग, या फिर हाउ डिफिकल्ट वॉज इट टू स्टॉप अ बॉडी फ्रॉम मूविंग, राइट। लाइक अगर हाथी है या फिर कोई तुम्हारा मोटा दोस्त है, भाई उसको रोकना बहुत डिफिकल्ट होता है इसीलिए, बट उसके लिए भागना भी डिफिकल्ट होता है, ठीक है। तो अब मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ भाई उसको कुछ बोल करके भाग जाओ, नो, नॉट एट ऑल, ठीक है। आई एम नॉट फैट फोबिक, बट हाँ, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, लेट्स जस्ट टेक एन एग्जांपल, यहाँ पे ज़्यादा टाइम हम स्पेंड नहीं करने वाले। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज नथिंग बट समेशन एम आई आर आई स्क्वायर। अब इसका क्या मतलब है? मान लो ये तुम्हारा एक मास m1 है, ये m2 है, ये m3 है, इसका डिस्टेंस r1, इसका डिस्टेंस r2, इसका डिस्टेंस r3। अगर तुम्हें मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पूरे सिस्टम का लिखना है तो इसमें तुम क्या करोगे, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर, और अगर मैंने एक m4 डाल दिया होता एट r4 तो वो भी तुम ऐड कर सकते हो m4 r4 स्क्वायर, और ऐसे ही तुम अनलिमिटेड के लिए भी कर सकते हो। बट सिंस यहाँ पे तुम्हें पार्टिकल्स क्लियरली दिख रहे थे तभी तो तुमने ये अप्लाई किया। What I mean is these are discrete particles so you can clearly see them. Let's just say तुम्हारे पास एक रॉड आ गया, अब क्या करोगे? तुम्हारे पास रॉड आ गया, इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालोगे? यहाँ पे तो तुम डिस्क्रीट पार्टिकल्स नहीं देख पा रहे हो ना, यहाँ पे तो तुम्हें नहीं दिख रहा है कि यहाँ पे एक पार्टिकल है, यहाँ पे एक पार्टिकल है, ये तो पूरा कंटिन्यूस सिस्टम है, तो इसके लिए हमें इंटीग्रेट करना होगा। सो इंटीग्रल हमें क्या याद रखना है, आई इज इक्वल टू इंटीग्रल डी एम आर स्क्वायर, ठीक है। सो इंटीग्रल डी एम को मैं लिख सकता हूँ लैम्डा डी एक्स, राइट। अगर तुमने इंटीग्रेशन वाली वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो कोई टेंशन नहीं है, वो तुम देख भी नहीं सकते क्योंकि मैंने बनाई नहीं है, ठीक है। सो वो उसको मैं बना दूंगा, एक दिन मैं लाइव स्ट्रीम ले लूँगा इंटीग्रेशन पे बहुत अच्छे से। सो यूल बी एबल टू अंडरस्टैंड हाउ एग्जैक्टली डू यू यूज़ इंटीग्रेशन इन फिजिक्स टू सॉल्व लाइक द बेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस। सो ये बन जाता है लैम्डा डी एक्स और आर स्क्वायर एक्चुअली ये एक्स स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। और इसको तुम कहाँ से कहाँ तक वेरी करवाओगे, इसको -L/2 से L/2 तक तुम वेरी करोगे। लैम्डा कांस्टेंट है, लैम्डा को बाहर लेके जाओ तो ये बन जाएगा x³/3, और इस पर तुम डाल दो -L/2, यहाँ पे डाल दो L/2, ठीक है। फिर इसको तुम इस तरफ भेज दो, ये आ जाएगा λ/3, ठीक है। और ये बन जाता है तुम्हारा L³/8 प्लस L³/8, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा बेसिकली L³/4, राइट। और ये इनटू लैम्डा को मैं लिख सकता हूँ मास पर यूनिट लेंथ, और ये 1/3 यहाँ पे था तो इससे ये कट जाएगा, ये बन जाएगा L²। तो फाइनली तुम्हारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाता है mL²/12। तो ऐसे ही हम बेसिकली सारी चीज़ों के लिए इंटीग्रेट करते हैं, बट सिंस वी कांट सिट ओवर हियर एंड इंटीग्रेट एवरी सिंगल थिंग, तो मैंने तुम्हें एक का दिखा दिया, बाकी का तुम्हें एलिमेंट लेकर के खुद ही सीखना होगा। बट उसके लिए भी टेंशन नहीं है भाई, आदि भाई है, सब कुछ सॉर्ट आउट कर देंगे, तुम टेंशन मत लो, अभी के लिए बस इस पे ध्यान दो, ठीक है। अब चलो आगे चलते हैं। अब हमारे पास दो इंपॉर्टेंट थियरम आती है, एक पैरेलल एक्सिस थियरम, एक परपेंडिकुलर एक्सिस थियरम। सो सबसे पहले हम देखने वाले हैं पैरेलल एक्सिस थियरम। सो इन द पैरेलल एक्सिस थियरम व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस, तो यहाँ पे हमें क्या होता है, हमें दिया जाता है दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अरे यू आर गिवन दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास कुछ आईकॉम होता है। अब तुम्हें बोला जाता है दैट उससे एक h डिस्टेंस दूर किसी पॉइंट पे अज्यूम करो कि एक्सेस है, तो वहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी होगी। वो बहुत सिंपल होता है, इफ़ यू आर गिवन दैट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर ऑफ मास इज आईकॉम, और तुम्हें बोला जा रहा है h डिस्टेंस दूर पे तुम निकालो कि क्या होगी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो उसमें बस तुम mh² वाला टर्म ऐड कर देते हो।
तो ये चलिए हम लोग एक रॉड पे अप्लाई करके देखते हैं। हमें ये पता है दैट यहाँ पे आई कॉम, देखो रॉड का सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है, L/2 पे। तो L/2 पे मुझे पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/12 होता है, तो मैंने ml²/12 लिख दिया। अब मुझे जाना है L/2 इस डायरेक्शन में, राइट। तो मुझे क्या करना होगा, मुझे ऐड करना होगा m L/2 का स्क्वायर विच इज़ ml²/4, तो आंसर आ जाता है ml²/3 विच इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट। तुम इसे इंटीग्रेट करके चेक भी कर सकते हो। अब हम आते हैं थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, राइट, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे बहुत सारे लोगों को ये समझ में नहीं आता है। सो प्लीज़ गो हैड एंड लिसन टू मी वेरी क्लियरली। तुम्हारा जो पैरेलल एक्सिस थ्योरम है वो तुम कहीं भी अप्लाई कर सकते हो, बट तुम्हारा जो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है, द परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम कैन ओनली एंड ओनली बी अप्लाइड फॉर लैमिनार बॉडीज। लैमिनार बॉडीज का ये मतलब है शीट, जीरो थिकनेस, ऑलराइट, ओनली एरिया नो थिकनेस, ठीक है। इट कैन ओनली बी अप्लाइड फॉर लैमिनार बॉडीज। तो यहाँ पे जिन लोगों को ऑलरेडी आता है, मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, विच ऑफ दीज फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो यहाँ पे जिन्होंने भी ये वाली स्टेटमेंट को छोड़ करके ये वाली बोली, वो दोनों ही गलत है। यही वाली स्टेटमेंट सिर्फ सही है। यहाँ पे ये सारे भी सही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यही स्टेटमेंट सही है। तुम्हें ये याद रखना होगा, सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द एक्सिस इन द प्लेन ऑफ द लैमिनार बॉडी इज इक्वल टू द सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया परपेंडिकुलर टू द प्लेन। परपेंडिकुलर ऑफ द प्लेन कौन सा है, IZ। तो तुम्हें इन दोनों का सम लेना है, समझ रहे हो। मान लो मैंने एक और एग्जांपल दिया इस स्क्वायर शीट का। मैं तुम्हें बोल रहा हूँ ये तुम्हारा IZ है विच इज़ इन द प्लेन, ये तुम्हारा IY है विच इज़ इन द प्लेन, और तुम्हारा IX ऐसे बाहर निकल रहा है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे लिखूंगा द सम ऑफ द टू एक्सेस इन द प्लेन विच इज़ IZ प्लस IY विल बी इक्वल टू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तुम्हें ध्यान रखना होगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो परपेंडिकुलर है उसे तुम इक्वल टू के एक साइड पे डालोगे और बाकी दोनों को तुम सम कर दोगे, ठीक है। रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होती है, तुम्हें ये समझना होगा। रेडियस ऑफ गायरेशन इज अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। तुम कभी भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया बस कैलकुलेट कर लो। अगर तुम बोलेंगे फाइंड द रेडियस ऑफ गायरेशन इफ दिस इज दिस, तुम क्या करो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल दो, उसको इक्वेट कर दो m के स्क्वायर के साथ। m क्या है, m इज द मास ऑफ दैट बॉडी, ठीक है। इसका मैंने एक क्वेश्चन भी लाया, एंड में तुम देख लेना, उससे तुम्हें सब क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पे भी एक क्वेश्चन है एक्चुअली, तुम्हें बोला जा रहा है फाइंड द रेडियस ऑफ गायरेशन फॉर अ रॉड जिसकी एक्सेस उसके बीच से पास करती है। तो वो कैसे निकालेंगे, मैंने क्या बोला था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को इक्वेट कर दो m के स्क्वायर के साथ। मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है ml² इज इक्वल टू m k स्क्वायर, m से m कैंसिल, सो k इज इक्वल टू L/√12 विच इज इक्वल टू L/2√3। सिंपल है। सो रेडियस ऑफ गायरेशन इज नथिंग बट द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम axis where mass of the body can be concentrated such that it produces the same moment of inertia as the initial body। इसका ये मतलब है that अगर तुम इस रॉड के जगह पे एक ऐसा पॉइंट लेते जिसकी मास m होती which was same as the mass of the rod and if it was placed at some distance L/2√3, तो उसकी भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया यही होती। समझ रहे हो, मोर और लेस सेंटर ऑफ मास वाला तुम्हें थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट यहाँ पे लग रहा होगा। सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, हम क्या करते हैं, हम सारी चीज़ों को कॉन्सेंट्रेट कर देते हैं एक पॉइंट पे टू चेक वेयर दी रोटेशनल। देखो रोटेशन में भी वेरिएबल्स होते हैं, पैरामीटर्स होते हैं, तो उनको रादर देन अज्यूमिंग पूरे बॉडी पे वो लग रही है, हम अज्यूम करते हैं कि वो किसी एक पॉइंट पे लग रही है, राइट। बट रेडियस ऑफ गायरेशन का उतना डेप्थ में कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। बट ये समझो, इसे ध्यान से समझो, कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट ये है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया को तुम इक्वेट कर दो m के स्क्वायर के साथ, जहाँ पे k तुम्हारा रेडियस ऑफ गायरेशन है, ठीक है। इसका ये मतलब है k इज इक्वल टू L/2√3 का ये मतलब है दैट अगर ये रॉड के जगह तुम एक पॉइंट मास लेते जिसकी मास सेम एज द रॉड थी, और उसको अगर तुम L/2√3 डिस्टेंस पे रखते या फिर मोमेंट ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन वाले डिस्टेंस पे रखते, तो इट वुड हैव द सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया एज द इनिशियल रॉड, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर रेडियस ऑफ गायरेशन। आगे चलते हैं। अब क्विकली देख लो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ज्योमेट्रिकल फिगर्स। तुम्हारी जो रिंग होती है उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² होती है, तुम्हारी जो डिस्क होती है उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2 होती है, रेक्टेंगल उसकी होती है m/12 a² + b², हॉलो स्फीयर इज 2/3 mr², सॉलिड स्फीयर इज 2/5 mr²। प्रिटी सिंपल। अब हम समझने वाले हैं भाई रोलिंग, बहुत जल्दी हम इसे कवर करने वाले हैं। तो रोलिंग में क्या होता है, रोलिंग में सबसे पहले तुम्हें एक चीज़ समझनी होगी, रोलिंग सिर्फ और सिर्फ तभी हो सकता है जब 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 वहाँ पे फ्रिक्शन हो। Friction is a necessary condition. Friction is necessary, ठीक है।
फ्रिक्शन इज नेसेसरी फॉर रोटेशन, ठीक है, फॉर रोलिंग, ठीक है। तो जब तक फ्रिक्शन नहीं होगा तब तक रोल नहीं कर सकता है बॉडी, तब तक वो जो बॉडी है वो उसी पॉइंट के अबाउट वो घूमते रहेगा। लाइक फॉर एग्जांपल अगर इस पर्टिकुलर सरफेस पे कोई फ्रिक्शन नहीं है और ये बॉडी कुछ ओमेगा के साथ ऐसे रोटेट कर रही है, तो ये इसी पॉइंट पे रहेगी, ये मूव नहीं करेगी, बस ये घूमते रहेगी गोल गोल। समझ रहे हो, आइडिया लग रहा है? तो ये बस इसी पॉइंट पे गोल गोल घूमते रहेगी। अगर इसे रोल करना है, मतलब अगर इसे आगे भी मूव करना है, रोलिंग इज नथिंग बट ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन। तो अगर इसे रोल करना है तो फ्रिक्शन का होना ज़रूरी होगा। अब विदाउट स्लिपिंग का क्या मतलब होता है? विदाउट स्लिपिंग का ये मतलब होता है दैट वेलोसिटी ऑफ द ग्राउंड, या फिर जो भी तुम्हारा ये नीचे है, जहाँ पे भी ये रोटेट कर रहा है, जहाँ पे भी ये रोल कर रहा है, वेलोसिटी ऑफ द ग्राउंड एंड द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मस्ट बी द सेम, ठीक है। लाइक इस केस में तुम ध्यान से देखो, ये जो तुम्हारा ग्राउंड है, ग्राउंड की वेलोसिटी कितनी है? 0। इस पॉइंट की वेलोसिटी कितनी है, चलो वो हम देखते हैं अभी, ठीक है। तो अगर कोई भी बॉडी रोटेट करती है और ट्रांसलेट करती है, तो ट्रांसलेट करने के लिए उसके सेंटर ऑफ मास पे एक वी कॉम हम बोलते हैं, ठीक है, VCM, ठीक है। VCM इज नथिंग बट द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो हमें ये पता है रिजिड बॉडी है, तो सारे के सारे जो भी तुम्हारे पॉइंट्स हैं उनके पास भी ये VCM पहुंच जाएगी। टॉप पे भी VCM होगी, यहाँ पे भी VCM, यहाँ पे भी आगे की तरफ 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 VCM, हर जगह आगे की तरफ VCM होगी। एंड अगर ये रोटेट भी कर रहा है कुछ ओमेगा के साथ, तो मुझे ये पता है कि यहाँ पे आर ओमेगा आगे की तरफ आएगा, यहाँ पे आर ओमेगा टेंजेंशियल हमेशा बनता है, ये याद रखना, हमेशा टेंजेंशियल होगा, हमेशा टेंजेंशियल होगा। तो यहाँ पे आर ओमेगा पीछे की तरफ होगा। तो मुझे क्लियरली दिख रहा है वी कॉम आगे की तरफ, आर ओमेगा पीछे की तरफ, और मुझे ये पता है दैट ग्राउंड की वेलोसिटी कितनी है? 0। दैट मीन्स वी कॉम एंड आर ओमेगा का जो सम है वो भी 0 होना चाहिए, बिकॉज दैट इज नथिंग बट द वेलोसिटी ऑफ दिस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन ये है दैट विदाउट स्लिपिंग अगर तुम्हें रोल करना है, देन द वेलोसिटी ऑफ द ग्राउंड एंड द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मस्ट बी द सेम। अब वेलोसिटी ऑफ द ग्राउंड इज 0, दैट मीन्स वेलोसिटी ऑफ दिस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑल्सो मस्ट बी 0। सो इफ वेलोसिटी ऑफ दिस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मस्ट बी 0, तो आर ओमेगा इसको पीछे खींचने की कोशिश कर रहा है, मतलब आर ओमेगा वेलोसिटी इसके पास पीछे है, VCM इसके पास आगे है, मतलब जब तक ये दोनों इक्वल होकर के एक दूसरे को कट नहीं करेंगे तब तक इसकी वेलोसिटी 0 हो ही नहीं सकती है। तो हम क्या करेंगे? VCM इक्वल्स आर ओमेगा कर देंगे। तो दिस इज द कंडीशन, ठीक है, दिस इज द कंडीशन। अब चलो हम देखते थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड। मैंने क्या बोला था, बस तुम्हें लॉजिक याद रखनी है। फॉर स्लिपिंग द वेलोसिटी ऑफ द ग्राउंड शुड बी द सेम एज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। हम फिर से देखने वाले इस पॉइंट, दिस इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। इस बार तुम्हें ग्राउंड रेस्ट पे नहीं दिया है, इस बार तुम्हें ग्राउंड बोला जा रहा है कि एक u वेलोसिटी के साथ आगे मूव कर रहा है, लेफ्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट और इसकी जो वेलोसिटी वो सेम होनी चाहिए। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट की अगर मैं वेलोसिटी देखूं तो आर ओमेगा इस तरफ होगी, वी कॉम आगे होगी, मतलब आर ओमेगा माइनस VCM मस्ट बी इक्वल टू यू, तभी जा करके यहाँ पे रोलिंग विदाउट स्लिपिंग होगी। सिमिलरली यहाँ पे भी देखते हैं, एक्सेलरेशन इस बार आगे की तरफ है, तो ये जो तुम्हारा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है उस पर भी जो एक्सेलरेशन है वो उतना ही होना चाहिए जितना ग्राउंड पे, वरना वो स्लिप कर जाएगा, राइट। तो यहाँ पे ACM माइनस आर अल्फा इज इक्वल टू A हो जाता है तुम्हारा इक्वेशन। अब फाइनली अगर मुझे किसी भी एक रैंडम पॉइंट पे वेलोसिटी ऑफ द रोलिंग बॉडी देखनी है, एक सेकेंड, इसके बाद क्वेश्चंस आता है क्या? कब आएगा क्वेश्चंस भाई? क्वेश्चंस आ क्यों नहीं रहा है भाई? ये कितना और बचा है, बट चलो कोई टेंशन नहीं है, लेट्स कंटिन्यू। सो वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ऑन द रोलिंग बॉडी, तो यहाँ पे क्या होता है कि मान लो मुझे किसी एक रैंडम पॉइंट की वेलोसिटी देखनी है, किसी भी अगर एक रैंडम पॉइंट की अगर मुझे वेलोसिटी देखनी है, तो क्या होता है? VCM आगे की तरफ होगा, अगर सेंटर ऑफ मास की कोई वेलोसिटी है VCM, तो VCM आगे की तरफ होगा, और आर ओमेगा टेंजेंशियल, उनके बीच में एंगल थीटा, तो वेक्टर सम करके तुम्हें मिल जाता है वेलोसिटी ऑफ दैट पॉइंट। आगे देखते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए रोलिंग व्हील। मैंने पहले भी बताया था दैट इसके 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एक तुम्हारा रोटेशनल कंपोनेंट होता है, एक तुम्हारा ट्रांसलेशनल कंपोनेंट होता है, राइट। सो जो तुम्हारा ट्रांसलेशनल कंपोनेंट होता है दैट इज हाफ mv², एंड v यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास है, एंड तुम्हारा हाफ i ओमेगा², i तुम्हारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंड ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ दिस रोटेटिंग व्हील, डिस्क, जो भी हो, ठीक है। आगे देखते हैं रोटेशन, रोलिंग एज प्योर रोटेशन, ये हमने एक्चुअली पहले ही कवर कर लिया, तो इसको हम यहाँ पे स्किप करने वाले हैं। एंगुलर मोमेंटम ऑफ रोलिंग व्हील, ये कैसे निकालते हैं? तो ये मैंने पहले भी सिखाया कि एंगुलर मोमेंटम तुम कभी ना हमेशा एक किसी पॉइंट के अबाउट निकालते हो, तो इसके 2 कंपोनेंट बनते हैं, एक तो एंगुलर मोमेंटम ड्यू टू रोटेशन, एक एंगुलर मोमेंटम ड्यू टू ट्रांसलेशन।
तो एंगुलर मोमेंटम ड्यू टू रोटेशन इज आई ओमेगा एंड एंगुलर मोमेंटम ड्यू टू ट्रांसलेशन इज, यहाँ पे एक्चुअली वेक्टर होना चाहिए, तो वेक्टर वेक्टर, ठीक है, एम इंटू आर क्रॉस, ये उल्टा लिख दिया मैंने, वी क्रॉस आर नहीं होगा, इट इज़ एक्चुअली आर क्रॉस वी एंड दैट इज़ इंपॉर्टेंट, एम एंड आर वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर, क्योंकि ये डायरेक्शन बताते तो दैट इज़ इंपॉर्टेंट। ठीक है, गॉट इट। सो ऑल ऑफ दिस इज़ प्रिटी सिंपल। अब हम देखने वाले व्हाट इज़ रोलिंग ऑफ अ बॉडी ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। तो जैसा मैंने पहले बोला था, रोलिंग के लिए भाई तुम्हारा फ्रिक्शन नेसेसरी होता है। सो टॉर्क इज ओनली जनरेटेड बाय फ्रिक्शन, यूज दैट टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, अगर ये बॉडी नीचे रोल कर रही है तो बस अपना दिमाग लगा करके, क्योंकि ये ह्यूमन ब्रेन में एक्चुअली ऑलरेडी बिल्ट इन है, ये ह्यूमन ब्रेन में बिल्ट इन है, अपना दिमाग लगा के बस मुझे इतना बताओ कि ये कैसे रोटेट करेगी। वुड इट रोटेट लाइक दिस और वुड इट रोटेट लाइक दिस? ऑफ कोर्स इट विल रोटेट लाइक दिस। तो अगर ये ऐसा रोटेट करने से, तो द ओनली थिंग दैट इज अप्लाइंग अ टॉर्क ओवर हियर इज योर फ्रिक्शन। तुम्हारा जी जो है, जो तुम्हारा ग्रेविटी है, दैट इज नॉट अप्लाइंग एनी टॉर्क। वाई इज इट नॉट अप्लाइंग एनी टॉर्क? बिकॉज वो सेंटर ऑफ मास पे लग रहा है, एंड फ्री रोटेशन तुम्हारा सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही होता है, राइट? योर एक्सेस इज बेसिकली अज्यूम्ड एज सेंटर ऑफ मास। तो अगर तुम्हारा फ्रिक्शन ही सिर्फ एक टॉर्क लगा रहा है, फ्रिक्शन इज द ओनली थिंग दैट इज कॉजिंग द टॉर्क ओवर हियर, तो उसे रोटेट करना है इस तरह। अगर उसे इस तरह रोटेट करना है, मतलब टॉर्क को भी इसी डायरेक्शन में कुछ लगना होगा, मतलब फ्रिक्शन को पीछे की तरफ एक्ट करना होगा, क्योंकि अगर फ्रिक्शन आगे की तरफ एक्ट करेगा तो ये ऐसे रोल करेगा, और अगर ये ऐसे रोल करेगा तो इट विल स्टार्ट मूविंग अपवर्ड्स। समझ रहे हो? दिमाग चल रहा है, आ रहा है दिमाग, दिमाग में घुस रही है। अब कुछ लोग बोलेंगे बट भैया फ्रिक्शन तो रिलेटिव मोशन को अपोज करता था ना, ये तो नीचे जाना चाह रहा है, तो ये ऐसे पीछे क्यों जा रही है, क्या हो रहा है? एक्चुअली वैसे भी देख सकते हो वैसे भी देख सकते हो, वो भी तो सही ही है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि इस पॉइंट की जो वेलोसिटी है वो हमेशा जीरो ही होती है, तो रिलेटिव मोशन की कोई चांस ही नहीं है। ठीक है, तो बस डायरेक्शन देखने के लिए तुम्हें बस देखना है कि रोल अगर हो रही है तो वो ऐसे रोटेट होगी, एंड फ्रिक्शन ही सिर्फ टॉर्क लगा सकता है। तो अगर फ्रिक्शन ही सिर्फ टॉर्क लगा रहा है, दैट मीन्स कि तुम्हें डायरेक्शन मिल जाएगा फ्रिक्शन का। अब तुम क्या करते हो, तुम दो इक्वेशन हमेशा लिखना स्टार्ट करते हो। एक इक्वेशन होता है ट्रांसलेशनल इक्वेशन, एक इक्वेशन होता है रोटेशनल इक्वेशन। ठीक है, पहले हम ट्रांसलेशन में सारे फोर्सेस लिखते हैं, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ए इज इक्वल टू आर अल्फा, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा। ये वाली चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट होती है व्हेन इट कम्स टू रोलिंग, प्योर रोलिंग। ठीक है, व्हेन देयर इज नो स्लिपिंग, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग के केसेस में यही तुम्हारा थर्ड इक्वेशन की तरह एक्ट करता है। सो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम सबसे पहले इक्वेशन रोटेशन का लिख लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा सिंपल है। मुझे ये पता है दैट टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, है ना, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, एंड टॉर्क यहाँ पे फ्रिक्शन लगा रहा है कितना, एफ इंटू आर, एंड आई इंटू अल्फा। मुझे ये पता है दैट ए इज इक्वल टू आर अल्फा, तो आई कैन राइट अल्फा इज इक्वल टू ए बाई आर, तो मैंने यहीं पे डाल दिया, तो मुझे मिल जाता है एफ इज इक्वल टू एम ए बाई टू। अब मैं ट्रांसलेशनल इक्वेशन लिखता हूँ। ट्रांसलेशनल इक्वेशन इज एम जी साइन थीटा माइनस एफ इज इक्वल टू एम ए। यहाँ से मैंने क्या किया, मैंने इस f को दूसरी तरफ भेज दिया, और मुझे ऑलरेडी पता था f इज इक्वल टू ए बाई एम ए बाई टू, तो ये 3ma/2 बन जाता है, m से m कैंसिल, तो तुम्हें a मिल जाता है 2g साइन थीटा बाई 3। ठीक है, सो दिस इज प्रिटी सिंपल। अब फाइनली हम आते हैं क्वेश्चंस पे। सो वी हैव, आई डोंट नो हाउ मेनी क्वेश्चंस, वी हैव लाइक अराउंड 8 questions that we are supposed to solve. So let's go ahead and quickly solve them. बहुत ही सिंपल होता है। So सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ 4 बॉडीज हैविंग द सेम मास एंड रेडियस। सो हम क्या करते हैं, हम मास को बोल देते हैं कुछ m, और हम रेडियस को कुछ बोल देते हैं r। बहुत अच्छी बात है। तो पहला तुम्हें दिया गया दैट I1 इज नथिंग विद द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सर्कुलर रिंग अबाउट इट्स डायमीटर। वो कितना आता है, वो आता है mr²/2। कैसे आता है, ये परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम यूज़ करके आता है। तुम्हारा ये जो रिंग है, इस रिंग में तुम ऐसा देखो दैट हमें इसके अबाउट पता है, इसके अबाउट कितना होता है mr²। ठीक है, बट हमें अलॉन्ग डायमीटर चाहिए। अलॉन्ग डायमीटर चाहिए तो मैं ये बोल सकता हूँ ये कुछ आई एक्स है, ये कुछ आई वाई है। नाउ ड्यू टू सिमेट्री कैन आई राइट आई एक्स प्लस आई, सबसे पहले मैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से ये तो लिख सकता हूँ आई एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। और मुझे ये पता है आई एक्स एंड आई वाई इज द सेम बिकॉज इट इज सिमेट्रिकल, सर्कल है, राइट। तो ये बन जाएगा 2i इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, तो तुम्हें मिल जाता है i इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई 2। तो ऐसे तुम डिराइव करते हो यूजिंग योर परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो तुम्हें i1 इससे मिल जाता है। I2 तुम्हें दिया गया है दैट इट इज़ अ सर्कुलर डिस्क, राइट। अब सर्कुलर डिस्क और परपेंडिकुलर एक्सिस पे मूव कर रहा है, मतलब ये भी हो जाएगा तुम्हारा mr²/2। एंड I3 तुम्हें दिया गया इट्स अ सॉलिड सिलेंडर, तो वो भी हो जाएगा mr²/2। फिर तुम्हारा आता है I4 विच इज़ सॉलिड स्फीयर विच इज़ 2/5 mr²।
तो बेसिकली ये तीनों के तीनों सेम है, सो I1 इक्वल्स I2 इक्वल्स I3 एंड दे आर ऑल ग्रेटर देन I4, मतलब कि ऑप्शन नंबर 3 तुम्हारा यहाँ पे सही होगा। आगे चलते हैं। इस वाले क्वेश्चन में हमें दिया गया है, इस वाले क्वेश्चन में वी आर गिवन इन दिस क्वेश्चन वी आर गिवन दैट वी हैव अ यूनिफॉर्म थिन बार जिसकी मास जो है, इसकी मास को 6 kg है, ठीक है, एंड इसका जो लेंथ है टोटल वो कुछ 2.4 मीटर है। इससे हमने एक हेक्सागन बना दी ऐसे करके, ठीक है, और मुझसे पूछ रहा है कि भाई इसकी जो सेंटर है इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी होगी। मैं बताता हूँ इसमें लॉजिक क्या है। इसमें लॉजिक इतना है कि सबसे पहले हर एक की लेंथ कितनी होगी वो निकाल लो। तो 6 साइड है, मतलब ये 0.4, ये 0.4, ये 0.4 एंड ये भी 0.4, ये भी 0.4 एंड ये भी 0.4 एंड सिंस 6 kg है एंड ये सिमेट्रिक है, तो ये 1 kg का होगा, ये 1 kg का होगा, ये 1 1 1 1, 6 साइड 1 kg सब, ठीक है। फिर मैं क्या करता हूँ, मैं किसी एक रॉड की वजह से निकाल लेता हूँ और फिर मैं उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 6 के साथ, क्योंकि ऐसे 6 रॉड्स है मेरे पास। तो मुझे ये पता है दैट सेंटर पे कितनी होती है, सेंटर पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होती है वो होती है ml²/12, ठीक है। ये m क्या है, ये m है मास ऑफ दिस रॉड, ठीक है, दिस रॉड, ऑलराइट। और प्लस मुझे क्या ऐड करना है, ये आता है तुम्हारे पैरेलल एक्सिस थ्योरम, प्लस m इंटू √3/2 l का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ जाएगा ml²/12 प्लस 3ml²/4, ठीक है। तो ये क्या बन जाता है, ये तुम्हारा बन जाता है 7ml²/12 हैं। एक सेकेंड, मैंने गलती कर दी, सॉरी, ये 3/4 बन जाता है, तो ये तुम्हारा 12 बनेगा ml² प्लस 9ml², तो ये बन जाएगा 5ml²/6। उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 6 के साथ, क्योंकि ऐसे 6 रॉड है, ठीक है। तो 6 से 6 कैंसिल, तो ये आ जाएगा 5 इंटू लेंथ कितना है, हर एक का लेंथ कितना है, हर एक का लेंथ हो जाता है 0.4 इंटू 0.4 इंटू मास हर एक का 1 है, तो ये आता है 0.16 इंटू 5 विच इज़ 0.8, तो ये आ जाएगा 8 इंटू 10⁻⁻1। तो आंसर यहाँ पे तुम्हारा आता है 8, ठीक है, सिंपल है। आगे चलता है। इस वाले केस में हमें क्या दिया गया, इस वाले केस में हमें दिया गया, एक सेकेंड, मैंने ऑलरेडी तुम्हें मोर और लेस सोल्यूशन बताई थी। तो यहाँ पे तुम्हें बोला जा रहा है अ स्फीयर ऑफ रेडियस a एंड मास m, ठीक है। सबसे पहले जो भी चीज़ें दी गई रहती हैं उससे लिख लो। तो हमारे पास रेडियस है, रेडियस कितना है, रेडियस a है, मास कितना है, मास हमारा कुछ m है, ठीक है, रेडियस a मास m एंड इनिशियल वेलोसिटी कुछ v0 के साथ ये मूव कर रहा है, ठीक है। तो ये कितना ऊपर जाएगा इस पूरे इंक्लाइन प्लेन पे, तो यहाँ पे हम वर्क एनर्जी थ्योरम यूज़ करने वाले हैं। तो उसमें क्या होता है, तुम्हारी जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है वो पूरी की पूरी कन्वर्ट हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी में, ठीक है। तुम्हारा जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है वो पूरा का पूरा पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे mgh विच mgh। तो दिस इज़ नथिंग बट दी पोटेंशियल एनर्जी। मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि ये जो मेरा स्फीयर है, या फिर ये जो मेरा स्फीयर है, ये क्या करता है, ये ऊपर तक किसी एक पॉइंट तक ट्रैवल करता है, किसी एक h हाइट तक ये जाता है, ठीक है। ये किसी एक h हाइट तक गया, सो आफ्टर रीचिंग सम h हाइट ये रुक जाता है, मतलब इसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0, और पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, mgh। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, हाफ m v0² प्लस हाफ i ओमेगा², ठीक है। क्यों, क्योंकि ये रोटेट भी हो रहा है। यहाँ पे ये वाला चीज़ लोग भूल जाते हैं, इसलिए गलत आंसर उन्हें मिलता है, ठीक है। सो अब बस सॉल्व करना है, अब ज़्यादा कुछ है नहीं। हाफ m v0² प्लस हाफ, और i कितना हो जाएगा, i हो जाएगा 2/5 mr² एंड ओमेगा को मैं लिख सकता हूँ v0²/r²। क्यों, क्योंकि मुझे ये पता है v0 इज इक्वल टू r ओमेगा, ठीक है। तो 2 से 2 कैंसिल होगा, r² से r² कैंसिल होगा, m से m कैंसिल होगा, ठीक है। सो यू गेट gh इज इक्वल टू v0²/2 प्लस v0²/5। तो ये क्या आता है, ये आता है 7v0²/10 दैट इज इक्वल टू gh। सो h इज इक्वल टू 7v0²/10 g, ठीक है। तो इसका ये मतलब है दैट ये जो स्फीयर है मेरा, ये जो स्फीयर है ये किसी एक हाइट
7v0 अपॉन 10g, 7v0 अपॉन 10g पे जाकर के रुक जाती है. बट ये हमें पूछ रहा है कितना डिस्टेंस, ठीक है, कितना डिस्टेंस ये ट्रैवल करेगा. तो अगर वो देखना है कि कितना डिस्टेंस ये ट्रैवल करेगा तो हम एक ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर सकते हैं. सो राइट एंगल ट्रायंगल में ये जो तुम्हारा हाइट है दैट इज़ 7v0 अपॉन 10g, और तुम्हारे ये जो एंगल ये थीटा है, और तुम्हें ये निकालना है. तो इसको मैं कुछ x बोल सकता हूँ. कैन आई राइट दैट 7v0 अपॉन 10g अपॉन x इज इक्वल टू साइन थीटा. सो साइन थीटा को यहाँ पे भेज दो, x को वहाँ पे ले जाओ. सो x इज इक्वल टू 7v0 अपॉन 10g साइन थीटा. सो ऑप्शन नंबर 4 तुम्हारा सही होता है. ठीक है, अब आगे देखते हैं. इस क्वेश्चन में हमें बोला जा रहा है दैट हमारे पास एक फोर्स है F इज इक्वल टू 4 प्लस. ठीक है, यहाँ पे मैं तुम्हें शॉर्टकट सिखाता हूँ. ठीक है, शॉर्टकट वैसे नहीं है, इट्स जस्ट अ वे टू सॉल्व इट फास्ट. इट्स लाइक रियल मेथड ओनली, बट दिमाग थोड़ा सा ज़्यादा जल्दी लगाना है. जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे जेई मेंस के क्वेश्चन है. सो डोंट थिंक कि ऐसे मैंने कुछ रैंडम ईजी क्वेश्चन चूज़ कर लिया. दीज आर ऑल क्वेश्चन फ्रॉम जेई मेंस. एंड या सो तुम्हें फोर्स दिया गया है दैट इतना फोर्स अप्लाई हो रहा है एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ x=2 वाला प्लेन कुछ ऐसा दिखेगा एंड x एक्सेस कुछ ऐसा दिखेगा. तो यहाँ पे ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो क्या होगा, वो होगा 2,0,0. गॉट इट. इतना ही बस तुम्हें इस क्वेश्चन में समझना था. लोग बस इतना ही नहीं कर पाते होंगे, आई एम प्रिटी श्योर. अब तुम्हें बोला जा रहा है दैट तुम्हारा जो एप्लीकेशन फोर्स कहाँ पे अप्लाई हो रहा है, फोर्स इज बीइंग अप्लाइड ओवर हियर. ठीक है, तो बेसिकली ऐसा कुछ हो रहा है. तुम एक फोर्स F लगा रहे हो इस पॉइंट पे 2,0,0 पे, और ये तुम्हारा 2,3,4 है. ठीक है, अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें चाहिए ये R वेक्टर, तभी तो तुम इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लोगे, राइट. तो R वेक्टर निकालो. R वेक्टर निकालने के लिए देखो, तुम अगर इसको इससे सब एट दी एंड ये तुमसे वेक्टर नहीं पूछ रहा है, एट दी एंड ये तुमसे पूछ रहा है. एक सेकेंड, चार्जिंग खत्म हो गई क्या? वेट, लेट मी जस्ट, चार्जर तो ऑन है. हाँ, तो ठीक है. एट दी एंड दे आर जस्ट आस्किंग कि भाई मैग्नीट्यूड कितनी होगी. ठीक है, ये पूछ रहे कि मैग्नीट्यूड तुम्हारी कितनी होने वाली है. तो मैग्नीट्यूड निकालना है तो डायरेक्शन से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता. तो मैं इसको इससे सबट्रैक्ट करूँ या फिर इसको इससे सबट्रैक्ट करूँ, इट डजंट मैटर. आई नो दैट इट विल बी ईजियर इफ आई सबट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, राइट. सो इट्स गोइंग टू बी 0 1 सॉरी 0 3 4. अब बस मुझे क्रॉस कर देना है. I J K 4 3 4 0 3 4. तो इसको करो, ये आ जाएगा I कैप 0 माइनस J 16 प्लस K 12. तो √16² प्लस 12² जो कि मेरे हिसाब से होता है 20, बिकॉज दिस इज 256 144. हाँ, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा तुम्हारा. अच्छा नहीं, ये 20, हाँ 20, हाँ ठीक है. चलो आगे देखते हैं. ठीक है, एक से मैंने सही किया ना, ये 20 ही है ना. ओके. हाँ, तो इसको एक बार चेक कर लेना. आई एम प्रीटी श्योर इट्स करेक्ट, बट श्योर. ऑलराइट, इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है, ये बहुत ही ज़्यादा ऐसे क्वेश्चंस आते हैं. मैं तुम्हें सिखाता हूँ ये कितना आसान है. सो यू आर गिवन दैट देयर इज अ थिन रॉड. मैं तुम्हें सिस्टम ऑलरेडी ड्रॉ करके दिखाता हूँ. ठीक है, यू आर गिवन दैट यू हैव अ थिन रॉड. ठीक है, इस पर एक बॉल जो है वो आकर के से हिट करती है. ठीक है, अब चाहे बॉल यहाँ पे हो, मैं एक सेकंड तुम्हें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाने वाला हूँ. यहाँ पे हमें बोला जा रहा है दैट अ थिन रॉड ऑफ मास 0.9 kg और इसकी जो लेंथ है वो 1 मीटर है, is suspended at rest from one end, and so it can freely oscillate in the vertical plane. A particle जिसकी मास है 0.1 kg, it is moving at 80 meters per second. ठीक है, और वो आकर के इसको हिट करती है. हिट करने के बाद ये इस पर चिपक जाती है. सो फाइंड द इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी. तो वो कैसे निकालते हैं? दिस इज नथिंग बट द कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. सो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम किसके वजह से था? सिर्फ और सिर्फ इस बॉल की वजह से. तो इस बॉल की वजह से एंगुलर मोमेंटम लिख दो. तो एंगुलर मोमेंटम लिखते हैं, वो आता है mv/r sin थीटा. ये तुम्हारा r है, ठीक है, और ये तुम्हारा थीटा है. सो r sin थीटा तुम्हारा बेसिकली l बन जाता है.
तो ये बनेगा mvl, गॉट इट, ये हो गया तुम्हारा इनिशियल एंगुलर मोमेंटम, दिस इज योर इनिशियल एंगुलर मोमेंटम। फाइनली तुम्हें बोला जा रहा है दैट ये जो बॉल है ना, ये जो बॉल है ये इस पर चिपक जाती है और फिर ये ऐसे ऊपर की तरफ घूमने लगता है। तो यहाँ पे जो तुम्हारा एंगुलर मोमेंटम है वो सिर्फ और सिर्फ रोटेशन की वजह से हो रहा है, तो वो हो जाएगा आई ओमेगा। ठीक है, अब ये आई क्या है, दिस आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस एंटायर सिस्टम, मतलब इस बॉल का विथ दिस रॉड। तो इस रॉड का तो मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, ml²/3 हो जाएगा, इस बॉल का कितना हो जाएगा, ml² हो जाएगा। ठीक है, और इन दोनों का जो मास है वो अलग अलग है, तो इसको तुम m1 ले लो, इसको तुम m2 ले लो, इसको भी m1 ले लो, तो तुम्हें फाइनली मिलता है mvl इज इक्वल टू m, रुको अब मैं सब्स्टिट्यूट ही कर देता हूँ रादर देन कॉम्प्लिकेटिंग दिस। तो मास ऑफ बॉल कितनी है, मास ऑफ बॉल इज 0.1, वेलोसिटी कितनी है 80, लेंथ कितना है l विच इज़ 1 मीटर। अब इसको तुम इक्वेट कर दो, ml² 0.9 इंटू l² अपॉन 3 इंटू ओमेगा प्लस, यहाँ पे एक ओमेगा भी होना चाहिए, ठीक है, प्लस इसके वजह से ml², तो मास ऑफ बॉल इज 0.1, l² तो 1 का स्क्वायर ही रहेगा, एंड ओमेगा। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं 0.1 हर जगह से कैंसिल करता हूँ, तो ये 9 बन जाएगा, ये कट जाएगा, ये 3 बन जाएगा। सो व्हाट यू गेट इज 80 इज इक्वल टू 4 ओमेगा, ओमेगा इज इक्वल टू 20, तो इसका भी आंसर 20 है। ठीक है, तो बेसिकली लॉजिक क्या था, लॉजिक बस इतना था दैट देयर इज नो एक्सटर्नल टॉर्क, सो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम मस्ट बी इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हम अपने रैंक बूस्टर वाले सीरीज़ में भी करने वाले हैं, विच आई एम प्रीटी श्योर विल बी हेल्ड ऑन अनअकैडमी स्पेशल क्लासेस, तो वहाँ पे भी आ जाना, राइट। बट ठीक है, चलो आगे देखते हैं। यहाँ पे तुम्हें बोला जा रहा है दैट एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ सिंगल पार्टिकल दैट इज मूविंग विद कॉन्स्टेंट स्पीड इन अ सर्कुलर पाथ। ठीक है, तो मान लो मेरे पास ये एक सर्कल है, और इसी सर्कुलर पाथ पे तुम्हारा जो है एक ऑब्जेक्ट है दैट इज़ मूविंग, राइट। लेट्स से एट दिस पॉइंट इसकी वेलोसिटी कुछ v है, मुझे ये पता है दैट यहाँ से मैं यहाँ तक एक r वेक्टर ड्रॉ कर सकता हूँ। क्या मुझे ये पता है दैट डायरेक्शन ऑफ l वेक्टर इज इक्वल टू व्हाट, r वेक्टर क्रॉस v वेक्टर, तो मैं क्रॉस कर देता हूँ, तो ऐसे मतलब ऊपर की तरफ आ रहा है, राइट, अवे फ्रॉम द स्क्रीन टूवर्ड्स यू, राइट, सो टूवर्ड्स यू आ रहा है। तो चाहे वो यहाँ पे हो चाहे वो यहाँ पे हो, हमेशा वो टूवर्ड्स द स्क्रीन ही आएगा, सॉरी टूवर्ड्स यू आएगा, ठीक है, इट विल ऑलवेज बी टूवर्ड्स यू, गॉट इट। सो डायरेक्शन तो नहीं चेंज हो रहा है, ठीक है, डायरेक्शन नहीं चेंज होगा, मैग्नीट्यूड चेंज होगा। क्या मैग्नीट्यूड कितनी होती है, mv r sin थीटा, एंड सिंस एंगल बिटवीन r एंड वेलोसिटी, सिंस वेलोसिटी हमेशा टेंजेंशियल होती है एंड r इज नथिंग बट द नॉर्मल, तो वो हमेशा 90 डिग्री होता है, तो sin 90 कितना होता है 1। सो mvr इज द मैग्नीट्यूड एट ऑल पॉइंट्स, राइट। सो मैग्नीट्यूड भी सेम रहती है, डायरेक्शन भी सेम रहती है ना, बहुत लोगों को इसमें कन्फ्यूजन होता होगा, बट मैग्नीट्यूड भी सेम रहती है, डायरेक्शन भी सेम रहती है। चलो इस क्वेश्चन को करके देखते हैं, ये एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे भी तुम्हें दिया गया दैट तुम्हारे पास जो फोर्स है F, ठीक है, दैट इज इक्वल टू आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, बहुत अच्छी बात है। तुम्हें बोला जा रहा है दैट इट इज़ अप्लाइड एट सम पॉइंट, मैं एक्चुअली इसको 4 3 -1 ऐसे लिख दूँ, मैं ऐसे ही लिखता हूँ एक्चुअली वेक्टर्स को, दिस इज़ हाउ आई राइट दम बिकॉज इट्स ईजियर फॉर मी टू डू माई, देखो एट द एंड मुझे आंसर चाहिए, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है आई कैप जे कैप, उससे मेरा टाइम बचता है। तो जो पेपर तुम सॉल्व करोगे 1 घंटे में, 1 घंटे 15 मिनट में, उसको मैं सॉल्व कर दूंगा 45-50 मिनट्स में, और फिर भी ज़्यादा मार्क्स आ जाएंगे। सो दैट इज़ इंपॉर्टेंट, राइट। तुम्हें मार्क्स लाने हैं, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, चलो सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये आ जाता है 3 1 -2, अब इन दोनों को क्रॉस कर दो, ठीक है, नाउ यू विल बी क्रॉसिंग दीज टू, तो क्रॉस प्रोडक्ट करने पे आ जाएगा आई जे के 1 2 3 3 1 -2, तो करो, ये बन जाएगा आई कैप -4 ये हो जाएगा -8, ठीक है, माइनस जे कैप -2 -6 ये भी हो जाएगा -8, ठीक है। फिर आता है के कैप, और ये हो जाएगा 1 -6, तो ये हो जाएगा -5, तो 64 + 64 + 25 है। चलो को एक सेकेंड, गिव मी अ सेकेंड,
यहाँ पे मैं कुछ गलत करता हूँ क्या हमेशा? ये हो गया 4, -4 है। ओ ये 3 है, अच्छा। तो सिली मिस्टेक्स हो जाते हैं गाइस। सो इसको एक बार खुद से करो, रुको 1 सेकेंड, मुझे फिर से करने दो। ये ऐसी मिस्टेक्स कैसे कर रहा हूँ मैं? तो ये है मेरा 1 2 3 3 1 -2। तो आई कैप -4, राइट, ये हो जाएगा -4 एंड -3 विच इज़ -7, ठीक है। माइनस जे कैप, ठीक है, माइनस जे कैप, ये हो जाएगा -2 -6 मतलब -8 हो जाता है, एंड प्लस के कैप, तो ये हो जाएगा 1 -6 मतलब -5। हैं, ये क्या हो रहा है भाई? अ फोर्स F इज इक्वल टू 1 2 3 एक्ट्स एट अ पॉइंट, ठीक है, व्हेन देन द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क अबाउट द पॉइंट दिस। तो इसमें गलत क्या कर रहा हूँ मैं? 1 ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा -2 ही होगा ना, सब तो सही है। इसमें गलत क्या है? देख रहे हो गाइस कैसे कैसे चीज़ें गलत हो जाती है, बट कोई टेंशन नहीं है भाई। बुरा ज़रूर लगता है कि मेंस की क्वेश्चन गलत हो रही है, बट 1 सेकंड देखने दो, इसमें गलत क्या कर रहा हूँ? तो ये 3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, उसको सब ट्रैक करोगे वो -2 हो जाएगा। सो 1 2 3 -4 -3 -7, फिर -2 -9, अच्छा ये -11 हो जाता है, ओके, ये -11, तो ये आ जाएगा 121 + 49 + 25, तो ये हो जाता है 170 + 25, तो ये बन जाता है √195, तो आंसर है 195। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन बहुत आसान है, ठीक है। आई विल जस्ट गो अहेड एंड क्विकली टेल यू द एल्गोरिथम टू दिस। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे तुम्हें ये पता है, तुम्हारे पास ऐसा कुछ है, और ये जो बॉल है वो नीचे गिर रही है। ये जो बॉल है इस पर एक फोर्स नीचे mg लगेगा, ऊपर एक टेंशन t लगेगा। तो मैं इक्वेशन लिख देता हूँ सबसे पहले, ट्रांसलेशनल इक्वेशन मेरा कुछ ऐसा दिखेगा। आई कैन राइट mg - t इज इक्वल टू ma, एंड रोटेशनल इक्वेशन मेरा कुछ ऐसा दिखने वाला है। आई कैन राइट दैट ये जो है इस पर एक टॉर्क, ये जो टेंशन है टॉर्क लगा रहा है, कितना टॉर्क लगा रहा है उसको देखते हैं। तो ये आ जाएगा TR इज इक्वल टू I अल्फा, एंड सिंस दिस इज गिवन टू बी अ डिस्क, मतलब वो जाएगा mr²। अल्फा को मैं लिख सकता हूँ a/r, r से r कैंसिल, सो t आ जाता है ma। सो इफ t इज इक्वल टू ma, एक सेकेंड, mr²/2, t इज इक्वल टू ma/2, ठीक है। सो mg इज इक्वल टू 3ma/2 तुम्हें मिल जाता है, तो a इज इक्वल टू 2g/3 तुम्हें मिल जाता है। फिर तुम्हें बोल रहा है कि जब ये एक हाइट h नीचे गिर जाता है, तो हाइट h नीचे गिरने में इसको कितना टाइम लगेगा? कैन आई राइट हाफ at², सो 2g/3 इंटू t² इज इक्वल टू h, 2 से 2 कैंसिल, सो कैन आई राइट t इज इक्वल टू √3h/g, ठीक है। यही जो तुम्हारा टाइम है इसको तुम मल्टीप्लाई कर दो अल्फा के साथ। अल्फा क्या आती है? अल्फा इज इक्वल टू a/r, ठीक है। अल्फा क्या आती है? a/r, तो तुम a/r इंटू इस टाइम से मल्टीप्लाई कर दो, तुम्हें आंसर मिल जाएगी, ठीक है। आगे चलते हैं। आई एम नॉट श्योर कितना टाइम हो गया है, बट दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, लेट्स क्विकली रैप अप विद दिस। तुम्हें रेडियस ऑफ गायरेशन पूछा जा रहा है, तुम्हारे पास एक यूनिफॉर्म रॉड है, ठीक है, और तुम्हें पूछा जा रहा है दैट the radius of gyration of a uniform rod of length L about an axis passing through a point L/4 from its center। तो मुझे ये पता है दैट यहाँ पे मैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाऊंगा, तो एट द सेंटर ml²/12 तुम्हारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। तो अगर मुझे L/4 ट्रैवल करना है तो मैं इसमें क्या ऐड करूँगा? ml²/12 प्लस ml/4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ml²/12 प्लस ml²/16, तो 48, 4 ml² प्लस 3 ml², तो ये बन जाएगा 7 ml² अपॉन
48 और इसको इक्वेट करना है तुम्हें एम के स्क्वायर के साथ, एम से एम कैंसिल, के इज इक्वल टू √7/48 इंटू एल. गॉट इट. सो ऑप्शन नंबर 2 तुम्हारा सही होगा. सो दैट इज ऑल. हमारा पूरा का पूरा मैकेनिक्स खत्म हो चुका है. आई होप यू गाइज वर लविंग दिस आइसोटोप सीरीज. अब हम मूव ऑन करने वाले थर्मल फिजिक्स पे. सो इफ यू गाइज लाइक दैट, मेक श्योर यू गाइज लाइक, कमेंट एंड शेयर इट. एंड हाँ, मिलते हैं फिर एक और वीडियो में. टिल देन, गुड बाय. चलो, बाय बाय एवरीवन.